हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई बलात्कार और हत्या के बाद पूरे देश में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो उनके बलात्कार का प्रयास किया जाता है या बलात्कार किया जाता है या फिर किसी भी तरह की यौन हिंसा जो महिलाओं के साथ होती है, उसको लेकर एक नाराजगी का माहौल देश भर में देखा जा रहा है। और ये नाराजगी जायज है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये नाराजगी जो है ये जायज नहीं है। महिलाओं के से जुड़े लोगों की ये नाराजगी जायज है कि इस देश में शायद महिलाओं को एक सुरक्षित परिवेश, एक सुरक्षित माहौल नहीं मिल पाता। लेकिन इस नाराजगी की आड़ में, इस नाराजगी के माध्यम से कई सारी ऐसी चीजें भी इस देश में हो रही हैं जो ऐसी चीजें होनी शुरू हो गई हैं जो अगर मैं एकदम स्पष्ट तौर पे खुलकर कहूं तो पूरी तरह से असंवैधानिक है। तो ऐसा क्या हुआ है कि आप सभी को याद होगा, आप में से काफी लोगों ने सुना होगा कि आज से कुछ समय पहले महाराष्ट्र में मुंबई के पास, मुंबई से कुछ 50 किलोमीटर दूर बदलापुर नाम की एक जगह है। बदलापुर में एक स्कूल में 4 साल की बच्चियों के साथ जो है बलात्कार का मामला सामने आया था, उनके यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था। और उसमें स्कूल ने एक जो स्टाफ रखा हुआ था, अक्षय शिंदे नाम का एक व्यक्ति था, 23 वर्षीय। ये अक्षय शिंदे नाम का जो स्टाफ मेंबर था स्कूल का, ये जो है ये उसके लिए आरोपी पाया गया। इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद आपको याद होगा महाराष्ट्र में बॉम्बे के पास, मुंबई के पास, ठाणे इत्यादि क्षेत्रों में भीड़ ने बहुत प्रदर्शन किया था। लोगों ने काफी तोड़फोड़ की थी, रेलवे स्टेशन वगैरह जाम करने की कोशिश की थी, काफी विरोध इसका हुआ था। तो कल क्या हुआ है, कल शाम को ये अक्षय शिंदे जो है, जिसको पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी, जो कि पुलिस की गिरफ्त में था, ये पुलिस के साथ फायरिंग में मारा गया। अब ये कहानी जो है, ये क्या कहानी है, ये जो फायरिंग में मारे जाने की घटना है, ये कितनी सत्य है और कितना ये फर्जी एनकाउंटर है, ये आप लोग खुद समझ सकते हैं, खुद सोच सकते हैं। क्योंकि ये वही कहानी है जो हम 10-20 साल से सुनते आए हैं। वही कहानी पुलिस ने एक बार फिर सुनाई है। अब ये वास्तविकता में इसको ये ऐसा हुआ या फिर ये फर्जी एनकाउंटर है, ये मैं आप पर छोड़ूंगा। लेकिन ये क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। और फेक एनकाउंटर्स जो हैं, इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है पहले, ये आपको बताऊंगा। और साथ के साथ ये इस तरह के जो त्वरित न्याय की प्रक्रिया जो होती है, जिसको समाज त्वरित न्याय मानता है कि आपने बलात्कार जैसे आरोप जघन्य है और इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं किसी भी कदम पे इसका विरोध नहीं करता। मैं यहां तक कहता हूं कि जिसने 4-4 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार किया, शायद वो मृत्युदंड का अधिकारी है, उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए, शायद मैं इस बात का समर्थक हूं। लेकिन यह बात भी देखनी पड़ेगी कि यह मृत्युदंड न्यायालय दे या फिर यह मृत्युदंड पुलिस वाले दे, इस पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। ये सारी बातें आपको बताऊंगा अगले 10 मिनट में। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है, प्रतिज्ञा प्लस बैच 2025 वाले विद्यार्थियों के लिए आखिरी बैच आ रहा है, 30 तारीख से शुरू होने वाला है। डिस्काउंटेड प्राइस की आज लास्ट डेट है 24 तारीख। AJ लाइव कोड लगाकर आप इससे जुड़ सकते हैं, ये बात याद रखिए, ठीक है। तो भाई ये 2025 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो भाई आप इस बैच से अभी जुड़ जाइए। इसके बाद 2025 के लिए ये बैच नहीं आएगा क्योंकि टाइम बचेगा नहीं। तो आप तुरंत जुड़ जाइए, बैच के शुरू होने का इंतजार मत कीजिए। 30 तारीख को बैच शुरू होगा। और अगर आप 2026 या 27 में एग्जाम देने वाले हैं तो ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास तो बहुत टाइम है यार। 2026 या 27 वाले भी हमारे लॉन्ग टर्म बैच से जुड़ सकते हैं, AJ लाइव कोड लगा सकते हैं। पहले साल आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको यूपीएससी की हार्ड कोर तैयारी पर डाला जाएगा। AJ लाइव कोड लगाइए, अपनी तैयारी को सॉर्ट कर दीजिए। जितना दाम आपको यहां दिख रहा है उससे कम दाम पर आपको कोर्स पोर्टल पे मिलेगा, तो आप इस बैच से भी तुरंत जुड़ सकते हैं। चलिए अब एक बार जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं कि यह मामला क्या है। इसमें लिखने को तो ऐसा कुछ खास है नहीं, तो आपको बता देता हूं कि यह जो आरोपी था, इसका नाम था अक्षय शिंदे। अक्षय शिंदे नाम का यह आरोपी जो है ये गिरफ्तार हो चुका था, पुलिस की गिरफ्त में था। महाराष्ट्र में तालोजा जेल है, तालोजा जेल में ये कैद था। उसके बाद क्या हुआ, बदलापुर पुलिस इसको तालोजा जेल से निकाल कर पूछताछ के लिए ले जा रही थी, क्योंकि अक्षय शिंदे की जो पत्नी थी, पूर्व पत्नी, भाई एक अक्षय शिंदे कोई बहुत भला आदमी तो था नहीं, ये बात क्लियर है। तो भाई जो 4 साल की बच्चियों का बलात्कार कर सकता है वो किस तरह का व्यक्ति होगा आप सोच सकते हैं। तो भाई ये अक्षय शिंदे नाम का व्यक्ति जो है, ये इसकी शादी हुई थी पहले और शादी के 5 दिन बाद ही इसकी पत्नी इसे छोड़कर चली गई थी और उस पत्नी ने भी इस पर जो है बलात्कार का और ज्यादती का, मारपीट का आरोप लगाया है।
तो पत्नी द्वारा लगाए गए इन आरोपों की जांच के लिए मुंबई पुलिस बदलापुर पुलिस माफ कीजिएगा, अक्षय शिंदे को तलोजा जेल से निकालकर एक वैन में बिठाकर, जो पुलिस की वैन होती है उसमें बिठाकर पुलिस स्टेशन ले जा रही थी पूछताछ करने के लिए। तो जैसा कि आपने हजारों फिल्मों में देखा होगा या 85 एनकाउंटर्स की आपने सेम कहानी सुनी होगी, रास्ते में अक्षय शिंदे ने एक कांस्टेबल की गन छीनी और उस पर उसको गोली मारने की कोशिश की, जवाबी और भागने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से अक्षय शिंदे मारा गया, एक कांस्टेबल घायल हुआ है, उसका इलाज चल रहा है। क्या यह कहानी आपने पहले सुनी है कि भाई इस प्रकार से लोग मारे गए हैं? मेरे ख्याल से सैकड़ों कहानियां ऐसी हम बता सकते हैं जहां पर कोई ऐसा अक्यूज्ड जो था वो भागना शुरू हुआ। आपको याद होगा हैदराबाद में जब एक बार बलात्कार की घटना हुई थी, तब वहां पर भी बलात्कारियों को पुलिस उसी जगह ले गई थी और वहां पर जो है जहां पे उन्होंने बलात्कार किया था और वहां पे उन्होंने पुलिस से बंदूक छीनी थी और पुलिस वालों ने उनको गोली मार दी थी, वहां पर वो मारे गए थे। तो मेरे ख्याल से ये कहने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ये जो पूरा एनकाउंटर है ये संदेहास्पद तो है। मैं अभी इसको फर्जी तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये संदेहास्पद एनकाउंटर तो निश्चित तौर पर है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और ये कहानी भी इतनी बार सुनाई जा चुकी है। यार आप किसी इस प्रकार के अक्यूज को लेकर जा रहे हो तो आप उसके हाथ पाथ तो बांधोगे, हथकड़ी तो लगाओगे। और यार ये मतलब ये आदमी कौन सा इतना फौज में ट्रेंड था कि इसने बंदूक छीन ली कांस्टेबल से, कांस्टेबल को गोली मारनी शुरू कर दी और मतलब आप इसको पकड़ के कंटेन नहीं कर पाए, आपको इसे गोली मारनी पड़ी। बहुत ही विचित्र, बहुत ही मतलब ये सुनने में ही फेक लगती है। ऐसी कहानी यहां पर मुंबई पुलिस ने, बदलापुर पुलिस ने यहां पर सुनाई है। अब देखिए होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले कई बार 2011 में, 2014 में कई बार सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी एनकाउंटर के लिए गाइडलाइंस बनाई है। ये याद रखिएगा, मुंबई पुलिस में खास तौर पे एनकाउंटर्स की एक संस्कृति मानी जाती थी। कई सारे ऐसे पुलिस वाले रहे हैं यहां पर जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने गए हैं। दया नायक उनका नाम था, या प्रदीप शर्मा नाम के इस प्रकार के पुलिस अफसर रहे हैं जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते थे और जो है जिनकी जीवन पर फिल्में बनी, उनको बड़ा ग्लोरीफाई किया गया, हीरो माना जाता था। लेकिन बाद में लगभग सबके बारे में यह पाया गया कि ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तो क्या थे, किसी ना किसी गैंग से पैसे लेते थे और दूसरे गैंग के लोगों को मारते थे। तो ये आमतौर पे इन सब के बारे में सही पाया गया और इनमें से कई लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया, इनको आजीवन कारावास की सजा दी गई, नौकरियों से बर्खास्त भी किया गया। कई सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के साथ ऐसा भी हुआ। तो अब यहां पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले कई बार गाइडलाइन बनाई है। 2014 में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे RM लोधा और रोहिंटन नरीमन साहब जो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इन दोनों ने मिलकर एक रूलिंग भी दी थी और कहा था कि अगर पुलिस वाले फर्जी एनकाउंटर में किसी को मारते हैं तो इसको हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम मानेंगे और ऐसे में पुलिस वाला अगर दोषी पाया जाता है तो उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। और इसमें पुलिस वाला यह नहीं कह सकता कि मुझे मेरे सीनियर अफसरों ने ऐसा करने को कहा था, यह आपकी जिम्मेदारी है, यह हत्या मानी जाएगी। हत्या में भी यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना जाएगा क्योंकि आप एक पोजीशन ऑफ पावर में हैं, आपके पास वैधानिक शक्ति है और उस शक्ति का दुरुपयोग करके आप लोगों को मार रहे हैं। तो इसके लिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर, ये होता है ना भारत में कि भाई मृत्युदंड केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में मिलता है, इसको माना जाएगा और इसमें मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। लेकिन अगर आप देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, भाई ये गाइडलाइंस बनाई थी कि अगर कभी भी कोई व्यक्ति इस प्रकार के एनकाउंटर में मारा जाता है तो ऐसे एनकाउंटर की FIR होनी चाहिए। जिस थाने के पुलिस वाले थे उसके अलावा कोई दूसरा थाना उसकी जांच करेगा, उसका एक मेडिकल जो है चेकअप सबका आवश्यक है यहां पर, और ये रिपोर्ट जो है बननी चाहिए, इसकी पूरी तरह से रिपोर्ट होनी चाहिए, हर एक एनकाउंटर की जांच की जानी चाहिए। ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। लेकिन जैसा कि कई बार होता है, सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन का कोई बहुत ज्यादा असर होता हुआ दिखा नहीं। कई बार ऐसा देखा गया है कि भाई न्याय करने की होड़ में या फिर भय मुक्त समाज बनाने की होड़ में पुलिस जो होती है वो कई बार इस तरह की गतिविधियां करती है। कई बार क्षेत्रीय राजनेताओं का, पार्टियों का, मुख्यमंत्रियों का, मंत्रियों का समर्थन भी पुलिस को हासिल होता है। कई बार यह भी देखा गया है कि जो स्थानीय जनता है वो भी इसका समर्थन करती है, जिसके लिए मैं जनता को ब्लेम नहीं करता। देखिए, अक्षय शिंदे एक बलात्कारी व्यक्ति था और उस बलात्कारी व्यक्ति के खिलाफ लोगों में गुस्सा था, इसमें कोई शक नहीं है। तो निश्चित तौर पर लोग इसका स्वागत करेंगे। हैदराबाद में भी देखा गया था, जब उन बलात्कारियों को पुलिस ने मार दिया था तो उसके बाद जो है पुलिस वालों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया था, उनके ऊपर पुष्प वर्षा करी गई थी। यह मैं समझ सकता हूं, लेकिन
एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते आपको समझना पड़ेगा कि न्याय और बदले में फर्क होता है। एक आम जनता जो होती है, आम नागरिक जो होता है, वो बदला चाहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाई हमारे समाज के लोगों को जो है मारा गया तो उसका बदला लिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार का काम जो होता है वो बदला लेना नहीं होता, सरकार का काम न्याय सुनिश्चित करना होता है, और न्याय जो होता है वो न्यायपालिका करती है। ये याद रखिएगा, न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना। तो अगर अक्षय शिंदे दोषी भी था, जिसकी पर्याप्त संभावना है, काफी सबूत थे उसके खिलाफ, तो उसको जो भी दंड मिलना चाहिए था वो न्यायपालिका द्वारा मिलना चाहिए था। इस तरह से पुलिस द्वारा उसको गोली मार देना उसके लिए सही दंड नहीं है। इसका एक और पक्ष भी है कि अगर आप पुलिस को इस तरह की चीजें करने की अनुमति देंगे और उनका समर्थन करेंगे, तो यह याद रखिए, एग्जीक्यूटिव जो होता है राज्य का, उसको यह कभी समझ में नहीं आएगा कि कहां रुकना है। तो आज जो है एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है, उसको मारा गया। कल हो सकता है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाला, सरकारों के खिलाफ बोलने वाला, विपक्ष से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है, उसका भी इस तरह से एनकाउंटर करना शुरू कर दिया जाए। तो इस बात को समझिए। और जैसा आपको मैंने बताया कि मुंबई पुलिस में इस प्रकार की कई घटनाएं हुई हैं कि कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस वाले जो हैं वो पाए गए कि वो वास्तव में किसी एक अंडरवर्ल्ड गैंग से पैसा ले रहे थे और एनकाउंटर के नाम पे दूसरे गैंग के लोगों को मार रहे थे। तो इस प्रकार की चीजें भी जो है वो आपकी पुलिस में पनप सकती हैं। तो ये एनकाउंटर की संस्कृति जो है, इसका विरोध किया जाना आवश्यक है। मैं समझ सकता हूं कि एक समाज के तौर पे एक घायल समाज को इससे राहत मिलती है, इससे आराम मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, एक दीर्घ अवधि में, यह समाज का जो न्यायप्रियता है, समाज में जो कानून का राज है, उसको कमजोर करता है। मैं आपसे आग्रह यह करूंगा कि आप व्यक्तिगत तौर पे इसमें जो भी सोचते हो, एग्जाम में आप यही पक्ष लिख कर आइएगा। इस तरह के एनकाउंटर्स का पक्ष आप एग्जाम में मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। इसकी जांच होगी, कुछ सामने मामला आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई लॉन्ग टर्म बैच हमारा 27 तारीख से शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगा के जुड़ जाइए, ज्यादा टाइम आपके पास अब 2026 के लिए भी नहीं है, और 2025 के लिए तो खैर बिल्कुल ही टाइम नहीं है। तो हमारा आखिरी जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है वो आ रहा है 30 तारीख से। ओके, चलिए, हाँ, आखिरी प्रतिज्ञा प्लस बैच जो है वो 30 तारीख से आ रहा है। तो एजे लाइव कोड लगाकर आप उससे भी जुड़ सकते हैं। याद रखिए, बहुत ही कम समय है, अब आपको इससे तुरंत जुड़कर अपनी तैयारी को सही आकार दे देना चाहिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।